हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी का जो सब्जेक्ट है हमारा आईई एंड आईएफएस के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, कहता बेस्ड ऑन सेबी रेगुलेशन रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल फंड्स एग्जामिन द ट्रुथ ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो वेंचर कैपिटल फंड फंड है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रखा है यहाँ पे, द वेंचर कैपिटल फंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी एंड मे बी सेट अप एज अ ट्रस्ट और कंपनी। कि वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसको एज ए ट्रस्ट या फिर कंपनी जो है वो सेटअप होना चाहिए वो सेबी के अंडर। दूसरा बोला जा रहा है कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स जो है मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कि इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग वो वाली। तीसरा क्या बोला जा रहा है, द नेगेटिव लिस्ट इंक्लूड्स गोल्ड फाइनेंसिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज जो है। तो जो नेगेटिव लिस्ट होती है उसमें क्या इंक्लूड रहता है यहाँ पे, कि जिनको यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में है कि वो यहाँ पे गोल्ड फाइनेंसिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग जो है वो सर्विसेज रहती हैं उसमें। अब फोर्थ कह रहा है वेंचर कैपिटल फंड जो है मे इन्वेस्ट इन सेक्टर्स प्रोहिबिटेड अंडर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अगर प्रोहिबिट करता है कोई चीज, वहां पे वेंचर कैपिटल फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उससे पहले ऑप्शन देख ले। ऑप्शन है ए, जिसमें बोला जा रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। दूसरा है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तीसरा है ट्रू फॉल्स एंड चौथा है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। कहते सेबी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन एंड अलाउ सेटअप एज ए ट्रस्टेड कंपनी। यस, सेबी के अंदर जो है यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड है उनको सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज ए ट्रस्ट और कंपनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट होगी हमारी स्टेटमेंट। अब दूसरा कहता है वेंचर कैपिटल हमने बोल रहा था कि लिस्टेड होना चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ। देखो, सेबी के अंडर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी एज ए वो ट्रस्ट और कंपनी, बट लिस्टेड होना चाहिए वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो वो ये जो है बेसिकली आईपीओ के थ्रू तो बिजनेस करते नहीं है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये यहाँ पे कैसे कर रहे हैं कि ये जो हमारे स्टार्टअप कंपनीज होती हैं या फिर कोई कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी जाती है, तो इनको लिस्टेड, ये लिस्टेड नहीं होते, ये अनलिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द नेगेटिव लिस्ट कहता है गोल्ड फाइनेंसिंग एंड एनबीएफसी आर पार्ट ऑफ द नेगेटिव लिस्ट। यस, ये नेगेटिव लिस्ट का यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, तो गोल्ड फाइनेंसिंग एंड एनबीएफसी जो है नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड करा जाता है, ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहते हैं यहाँ पे बोला जा रहा था कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोहिबिट करती है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में, वहीं जो है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर देती है वहां पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नॉट अलाउड होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसके बिहाफ पे, इस एनालिसिस के बिहाफ पे आप देखिए कौन सा आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे, देखो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है एंड थर्ड ट्रू है एंड फोर्थ फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बैंक हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल्स। बैंक के फाइनेंशियल्स दे रखे हैं जिसमें बोल रखा है नेट वर्थ है बैंक की यहाँ पे 10,000 करोड़ की, टीयर वन कैपिटल है 6,500 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो 1,200 करोड़ की कर रखी है, एंड एआई में जो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं कैटेगरी टू में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 800 करोड़ की। अब हमें बताना है यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट द बैंक कैन मेक इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंसीडरिंग द ओवरऑल सीलिंग। ओवरऑल सीलिंग को कंसीडर करते हुए यहाँ पे मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है बैंक करके चलेगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। ऑप्शन देख लेते हैं। कहता
कहता ऑप्शन है पहला 1 करोड़, 1 करोड़, दूसरा है 0 करोड़, या फिर सी 3 करोड़, या फिर डी 4 करोड़। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सीलिंग्स क्या है। देखो बैंक जो है वो अपने नेट वर्थ का 10% जो है जितनी भी नेट वर्थ होगी उसका 10% जो है वो इन्वेस्ट करके चलता है किन में, म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, म्यूचुअल फंड एंड यहाँ पे रियल एस्टेट जो भी रीट है हमारा, ठीक है उसमें। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ए आई एफ हैं यहाँ पे, ए आई एफ, राइट, ए आई एफ है। एंड यहाँ पे जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो ट्रस्ट जो रहता है उसमें, ठीक है, इन सब में मिला के जो है बैंक ओनली 10% ऑफ द नेटवर्थ जो है वो इन्वेस्ट करके चलता है। अभी यहाँ पे देखो दो चीजों में वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। पहले देख ले कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता था। 10,000 करोड़ उनकी नेटवर्थ है, 10,000 करोड़ जो है उसका 10% यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। यस, क्या वैल्यू रहने वाली है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,000 करोड़। ठीक है, बैंक जो है यहाँ पे 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम दो चीजों में ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर चुके हैं। ये देखो इतना में इन्वेस्ट करना है सिर्फ ओनली 10% ही। अब 1,200 और 800 में ऑलरेडी वो किस में इन्वेस्ट कर चुका है, म्यूचुअल फंड में और ए आई एफ में। तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 1,200 जमा 800, ये हो गया 2,000 करोड़। तो बेसिकली यहाँ पे जो है बैंक ऑलरेडी अपनी सीलिंग लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। 1,000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर सकता था यहाँ पे इन सब फंड्स में मिला के। अब वो 2,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, तो अब वो और कितना इन्वेस्ट कर सकता है, क्या रहेगा इसका आंसर, ये 0 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करके चलेगा, क्योंकि और वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ऑलरेडी वो एक्सीड कर चुका है अपनी सीलिंग को यहाँ पे। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास, अ कंट्रीज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस जो वो हमें दे रखा है दैट इज 18,000 करोड़, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं दैट इज 2,000 करोड़, एंड जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमें 8.5% दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट एफसी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, जीएनपी, जीएनपी एट एमपी दे रखा है हमें। ठीक है, एमपी दे रखा है। तो देखो जब भी हमें एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एफसी निकालना है ना, अब मार्केट प्राइस को जब भी हमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, हम क्या माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पे गिवन है हमारे पास। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यस जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। यस, क्या वैल्यू आने वाली है, ये है 18,000। इसमें से जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,000, राइट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 16,000 है हमारे पास जीएनपी एट एफ सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, यस ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 16,000 करोड़ जो है इसकी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहता है बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ द सर्विस सेक्टर आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सर्विस सेक्टर के फीचर्स को देखते हुए हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है, द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 54 to 56% ऑफ इंडिया जीबीए। ग्रोस वैल्यू एडेड में जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहता 54 to 56% जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीवीए में इंडिया की। अब दूसरा क्या कह जा रहा है, इंडिया सर्विस सेक्टर जो है जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स जीवीए शेयर, कि मतलब कि जितना जीवी जैसे 54 to 56% यहाँ पे अगर वो जीवीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी वो इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है सॉफ्टवेयर अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ इंडिया नेट सर्विस एक्सपोर्ट। तो जो सॉफ्टवेयर अकाउंट्स है वो कहता है अबाउट 40% है इंडिया के नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स का। तो अब हम यहाँ पे जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कहता है फॉल्स ट्रू फॉल्स है, दूसरा ट्रू फॉल्स ट्रू है, तीसरा ट्रू ट्रू फॉल्स है, चौथा यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू है। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम।
एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? यस, देखो क्या है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना अभी सर्विस सेक्टर का ही है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, आप बोल सकते हो जीडीपी में, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप बोल सकते हो, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इस टाइम पे किसका चल रहा है? सर्विस सेक्टर का। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। यस, कि 54 टू 56% ऑफ टू जीवी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला जा रहा है कि जितनी ये शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीवीए में, ठीक है, उतना ही ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। तो ये डज नॉट जनरेट एम्प्लॉयमेंट प्रोपोर्शनेट टू इट्स जीवीए। तो अनलाइक ग्लोबल ट्रेंड में ऐसा ही है, ग्लोबली ऐसा ही होता है कि जितना सर्विस सेक्टर वहां पे कंट्रीब्यूट करिए, उतना ही वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट पे कंट्रीब्यूट करती है। बट नो, इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, एंड देन फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। सर्विस सेक्टर में भी हैं लोग, बट इतने ज्यादा नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड कर रही है आज भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? ये सॉफ्टवेयर अकाउंट फॉर 40% ऑफ इंडिया नेट सर्विस एक्सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो अब इस एनालिसिस के बिहाफ पे आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है? यस, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स एंड थर्ड ट्रू। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। चाहे सीआईबी है, चाहे जेआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे जो है पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है इस कोर्स का बेनिफिट उठा चुके हैं। उनको बहुत हेल्प मिली है अपने एग्जाम को क्रैक करने में इस कोर्स की हेल्प से। आप भी अगर अपने एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडी वीडियोस रहेंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो है वो आपको अटेंड करने को मिलेंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल कहाँ पे होगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.nstoorskoolofbanking.com पे। ठीक है, तो जो भी कोर्स आपको चाहिए, चाहे सीआईबी है, जेआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड कोर्स है, वो आप कोर्स को एनरोल वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं कि लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट जो हैं इस कोर्स का बेनिफिट उठा चुके हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास कि तो व्हाट आर सिक्योरिटी रिसिप्ट इन द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी रिसिप्ट होता क्या है? तो एक बार हम बात कर लें सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या है। देखो, यहाँ पे अगर कोई बैंक है, जहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके एसेट यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं। ठीक है, एनपीए हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं यहाँ पे। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, तो वो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो एसीआर को दे देते, एआरसी को दे देते हैं। एआरसी क्या है यहाँ पे? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, इनको दे देते हैं ताकि ये रिकवर कर सके। अब जब ये अपने एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं सेल करते हैं एआरसीज को, तो एआरसीज फुल पेमेंट तब नहीं करते हैं, पूरी की पूरी पेमेंट नहीं कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो ये क्या करते हैं? उसके बदले में एक रिसिप्ट दे देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी रिसिप्ट। राइट, होप आपको समझ में आ गया कि सिक्योरिटी रिसिप्ट है क्या यहाँ पे। ठीक है, अब कहते कैपिटल मार्केट में वो क्या है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। राइट, होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्या? अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज फॉर लिक्विडिटी पर्पस के लिए। दूसरा बोला जा रहा है जहां पे सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है प्रोवाइड करता है वोटिंग राइट एंड रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल ओनरशिप को, जहां फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है रिप्रेजेंट करता है अनडिवाइडेड राइट्स इन फाइनेंशियल एसेट इशूड बाय स्पेशलाइज्ड कंपनीज। ठीक है, जैसे हमने एआरसी की बात करी यहाँ पे, तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं, इनके द्वारा इशू करी जाती है। ठीक है, अनडिवाइडेड राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ बोला जा रहा है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या है यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
कहता है ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज नहीं होती हैं, तो ये कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज नहीं है, रॉन्ग हो गया। दे डू नॉट प्रोवाइड वोटिंग राइट, तो इसमें कोई वोटिंग राइट भी नहीं मिलता है, रॉन्ग हो गया। सिक्योरिटी रिसिप्ट रिप्रेजेंट अनडिवाइडेड राइट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स, तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट, क्योंकि जो भी यहाँ पे रिकवरी करेंगे वो अनडिवाइडेड राइट है जो इनको दिया जाएगा कि इनके जो एनपीएस हैं उनकी पेमेंट यहाँ पे इनको मिलेगी, उसके लिए यहाँ पे एक रिसिप्ट दे देते हैं, सिक्योरिटी रिसिप्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट लग रहा है। फिर कहते हैं द रिप्रेजेंटेटिव राइट्स नॉट इंटरेस्ट पेमेंट, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट राइट रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है अनडिवाइडेड राइट इन फाइनेंशियल एसेट्स, जो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग है। ठीक है, इशूड बाय स्पेशलाइज्ड कंपनीज, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेके हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली बोला जा रहा है इन्फ्लेशन रेफर्स टू sustained rise in general level of prices of goods and services in an economy over time। कहता है इन्फ्लेशन क्या होता है कि जिससे ओवर द टाइम हमारे प्राइजेस जो है वो राइज करते हैं गुड्स के एंड सर्विसेज के। ठीक है, इन्फ्ले नेक्स्ट कहते हैं इन्फ्लेशन लीड टू एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, कि इन्फ्लेशन से जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो भी बढ़ जाती है। तीसरा बोला जा रहा है इन्फ्लेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ रियल वैल्यू एंड स्टेबिलिटी, कि इन्फ्लेशन से जो है रियल वैल्यू लॉस हो जाती है बट उसी के साथ स्टेबिलिटी भी लॉस हो जाती है। देन कहता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है इज द एनालाइज्ड परसेंटेज है जो चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स ओवर द टाइम, जनरल प्राइस इंडेक्स में जो यहाँ पे चेंज आ रहा है ओवर द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे था कि 1 एंड 2 आर करेक्ट है, 3 और 4 आर इनकरेक्ट है, या फिर 1 एंड 4 आर करेक्ट है एंड 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट है, या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 2 एंड 3 आर करेक्ट है एंड 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट है, या फिर 1, 3 एंड 4 आर जो है यहाँ पे करेक्ट है एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या बोल रही है, इज अ रॉन्ग बिकॉज इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। देखो जो सेकंड हमें बोल रही थी कि परचेजिंग पावर जो है मनी की वो बढ़ जाती है, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि आज अगर जो चीज आप 10 रुपए में ले रहे हो, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। प्राइजेस बढ़ने से क्या यही 10 रुपए की चीज आप 1 साल के बाद ले पाओगे, 1 ईयर के बाद ले पाओगे? इन्फ्लेशन बढ़ गई है क्योंकि, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हुई, रिड्यूस हुई कि इंक्रीज हुई? रिड्यूस हुई ना, कि वही 10 रुपए से आप वो चीज नहीं खरीद पाओगे अब क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस होती है ना कि इंक्रीज होती है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कहता है थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ रियल वैल्यू नॉट स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे रियल वैल्यू तो लॉस हो जाती है प्राइस इंक्रीज होने से, ठीक है, बट स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं जाती है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। अब कहता है फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्यों? बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट डिफाइन कैसे करा जाता है, एनुअलाइज्ड परसेंटेज चेंज इन जर्नल प्राइस इंडेक्स में, जो जर्नल प्राइस इंडेक्स हमें प्राइस बता रहा है उसमें क्या चेंज आया है, परसेंटेज क्या चेंज आई है, वो हमें इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे कहलाता है, तो यहाँ पे करेक्ट है। कहते हैं ऐसे ही हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि वो बता रही है सस्टेनेबल सस्टेन्ड राइज जो हो रहा है जनरल लेवल ऑफ प्राइस में, ठीक है, एंड गुड्स में, वही इकोनॉमी ओवर द टाइम, वही यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि जब प्राइस इंडेक्स को हम प्राइस इंडेक्स में हम वही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो परसेंटेज जो आ रही है वो इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, सॉरी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट थी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट थी यहाँ पे। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, okay, match the name of the economic sector in group A with its approximate contribution to the GVA from group B। अब हमें बताना कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एंड सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे पहले एक बार। पहला है A2B1C3, दूसरा है A3B2C1 एंड A1B3C2, या फिर A2B3C1।
ठीक है, देखो एग्री हमने पीछे ही एक क्वेश्चन में बात करी थी यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? सर्विस सेक्टर का आ रहा है। फिर आ रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, फिर आ रहा है सबसे कम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है? तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, तो ये किससे मैच हो जाएगा? ए से, क्योंकि हमने बात करी ना कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जीडीपी में, हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में प्राइमरी सेक्टर का ही आ रहा है, तो ये फिर दूसरे नंबर पे हमने बात करी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो 28-29% के करीब जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसकी है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की। एंड सर्विस सेक्टर की यहाँ पे 54 to 56% जो हमने बात करी थी कि कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, राइट? तो इसके बेसिस पे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज A2 B1 C3 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जीआईबी के जो हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आप उनको रियल टाइम प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? टाइम मैनेजमेंट आप करना जो है वो आप सीख जाओगे कि कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, एंड किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, वो चीजें जो है वो आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये और ऊपर से ये सारी सारी जो मॉक टेस्ट हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इनको प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा www.jibconline.com पे। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेशन फेस इन अ बिजनेस साइकिल इज आर ट्रू और फॉल्स? कहता इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स है रिगार्डिंग टू रिसेशन फेस? जब हमारा रिसेशन फेस आता है, जैसे हमने बात करी थी कि बिजनेस साइकिल कैसे वर्क करता है ऐसे, ठीक है, बिजनेस साइकिल ये बूम कंडीशन होती है जहाँ सब कुछ हाई रहता है, इंटरेस्ट रेट हाई है, प्राइस हाई है, ठीक है, से इन्वेस्टमेंट्स हाई जा रही हैं, तो ये सारा, ठीक है। फिर ये आता है रिसेशन फेस जहाँ पे सब चीजें लो होना शुरू हो जाती है, यहाँ डिमांड भी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ धीरे-धीरे डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, सारी चीज़ें फ़ॉल होना शुरू हो जाती हैं। फिर आता है यहाँ पे डिप्रेशन पीरियड, फिर आता है यहाँ पे रिकवरी पीरियड, जब चीज़ें रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो कहते हैं रिसेशन फेज़ की बात कर रहा है, इस फेज़ पे बिज़नेस साइकिल में जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, क्या स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? पहली बोली जा रही है देयर इज अ जर्नल डिक्लाइन इन डिमांड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए डिमांड डिमांड भी हमारी जनरली डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। दूसरा बोला जा रहा है इन्फ्लेशन राइज शार्पली ड्यूरिंग रिसेशन फेस, रिसेशन फेस में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाती है, जहाँ फिर इंडस्ट्रीज रिसोर्ट टू प्राइस कट टू स्टे इन द बिजनेस, बिजनेस में रहने के लिए वो प्राइस भी कम करना शुरू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। या फिर यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट फॉल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू शुरू हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जल्दी से हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले पहला ऑप्शन है एक, जिसमें बोला जा रहा है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड यहाँ पे थर्ड बोला जा रहा है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। चौथा है यहाँ पे ट्रू 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 एंड फॉल्स। ठीक है, तो जल्दी से हम एक्सप्लेनेशन देख लें। The demand declines as economic activity slow down during the recession phase. Yes, यहाँ पे डिमांड, जैसे हमने बात करी ना यहाँ पे कि बूम पे सब कुछ हाई रहता है, फिर रिसेशन में डाउन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो डिमांड है, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड क्या, बूम पे डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहती है, सप्लाई को मीट करने के लिए प्राइसेस को राइज करना पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीजें रहती है। बट जब रिसेशन पीरियड आ जाता है डिमांड डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमी हमारी डाउन होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड भी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन राइज कर जाती है,
इन्फ्लेशन देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सब कुछ लो हो रहा है तो प्राइजेस में भी यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाता है तो देखो इन्फ्लेशन तो रहती है बट लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही वो थोड़ा थोड़ा हो धीरे धीरे जो वो लो होना शुरू हो जाती है और शो फॉर द साइन ऑफ फॉलिंग ड्यूरिंग द रिसेशन फेज। ठीक है, रिसेशन फेज पे वो भी यहाँ पे रिड्यूस करना शुरू हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे जैसे हमने अगला पॉइंट है कि प्राइजेस कट डाउन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको मार्केट में बने रहना है, डिमांड नहीं है, डिमांड कम हो रही है। देखो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, डिमांड कम हो रही है, उनको जो है प्राइजेस भी कम करने पड़ेंगे डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, अब प्राइजेस कम हो रहे हैं ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन भी हमारी कम हो रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या कनेक्टेड है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे बोला था राइज कर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो प्राइस की बात करें तो करेक्ट हो गया, यहाँ से हमने भी यहाँ पे बात की थी ना, रिजॉर्ट प्राइस कट टू स्टे बिजनेस, बिजनेस में रहने के लिए डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड को मीट करने के लिए उनको प्राइजेस भी जो है यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, डिमांड सप्लाई को यहाँ पे सेल करने के लिए। अब यहाँ पे फोर्थ क्या है, यस तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सब कुछ लो चल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल कर जाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब इसके बेसिस पे आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ ट्रू। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, हाउ कैन बैंक अंडरस्टैंड how can bank undertake underwritings of share debenture and bonds? underwriting of share bonds and debentures होता क्या है, देखो जब क्या है किसी भी कंपनी से, क्योंकि अभी यहाँ पे हम बैंक की बात करें तो बैंक की बात कर लेते हैं कि बैंक से अगर बैंक के अगर शेयर्स यहाँ पे सेल नहीं हो रहे हैं तो या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशंस हैं तो अंडर राइटर्स कौन होते हैं, ये कहते हैं कि आप हमें अपने शेयर्स डिवेंचर्स या बॉन्ड्स दे दीजिए, हम अपने बिहाफ पे जो है वो शेयर्स मार्केट में सेल करेंगे, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स को यहाँ पे इशू करेंगे। ठीक है, तो अब कहता है कि यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ओनली थ्रू अ ज्वाइंट वेंचर, कि किन के थ्रू यहाँ पे आ, जो है बैंक्स अंडरराइटिंग करवाते हैं, ओनली थ्रू अ ज्वाइंट वेंचर विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके थ्रू अंडरराइटिंग करवाई जाती है शेयर्स डिवेंचर एंड बॉन्ड्स की, या फिर थ्रू अ मर्चेंट बैंकिंग सब्सिडरीज और डिपार्टमेंटली, या फिर बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन लिस्टेड कंपनीज, या फिर बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लें यहाँ पे, जॉइंट वेंचर आर नॉट, देखो जॉइंट वेंचर इस चीज के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये अंडरराइटिंग पर्पस के लिए नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग हो गया। फिर दूसरे के बैंक में अंडरटेक अंडरराइटिंग आइदर डिपार्टमेंटली और बाय मर्चेंट बैंकिंग, तो यस ये मर्चेंट बैंक के थ्रू या फिर डिपार्टमेंटली जो है यहाँ पे अंडरराइटिंग का काम करवाया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन लिस्टेड कंपनीज, तो नो, acquiring controlling interest in is not equivalent to underwriting, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। फिर कहता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज नॉट कंसीडर अंडरराइटिंग, डायरेक्टली करे तो अंडरराइटिंग कहाँ से हो गया ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यस थ्रू अ मर्चेंट बैंकिंग सब्सिडरीज और डिपार्टमेंटली, जो यहाँ पे शेयर्स को अंडरराइट करा जा रहा है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स को, तो उसको यहाँ पे हम बैंक जो है वो किनके थ्रू यहाँ पे अंडरराइटिंग करवाता है, मर्चेंट बैंकिंग सब्सिडरीज या फिर डिपार्टमेंटली। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, हाँ what is the green shoe option in the capital market terminology? ठीक है, कैपिटल मार्केट टर्मिनोलॉजी में ग्रीन शूज ऑप्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीन शूज ऑप्शन होता क्या, बेसिकली ये आईपीओ से रिलेट करता है। देखो अगर कोई भी आईपीओ लॉन्च हुआ है जैसे, है ना, तो अब उसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पे ना राइट होता है कि आप जो भी आपकी अगर ज्यादा डिमांड आ रही है आपके शेयर्स की, तो आप 15% जो है वो इंक्रीज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, 15% सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पूछ रही है, इट इज एन ऑप्शन टू अलॉट इक्विटी शेयर इन एक्सेस ऑफ ऑफर्ड शेयर एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, या फिर दूसरा बोला जा रहा है इट इज एन ऑप्शन टू कैंसिल द इशू ऑफ इफ शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड। कहता है इट इज एन ऑप्शन to increase the price of shares after listing, it is an option to reduce the price of shares before listing। ठीक है,
तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है ग्रीन शू ऑप्शन अलाउ अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल शेयर टू स्टेबलाइज पोस्ट लिस्टिंग प्राइजेस। तो जो पोस्ट लिस्टिंग प्राइजेस जहाँ पे ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम 15% जो है अपने बोल सकते हैं इशू को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर 1 करोड़ शेयर्स जो है वो इशू करे गए हैं, बट डिमांड उससे भी ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे हम 15 लाख शेयर जो है वो और इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें करेक्ट लग रहा है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आता है ये कॉन्सेप्ट, कि जिसमें क्या होता है कि अगर 90%, इस केस में कहता है कि 90% अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं करी है, जितने भी शेयर हमने इशू ऑफर करे थे उसमें से अगर हम 90% से कम रिसीव कर रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है ये। दूसरा कह रहा है कि डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज द प्राइस ऑफ शेयर्स। प्राइस शेयर का इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने की यहाँ पे जरूरत है। तो कहता है इट इज एन ऑप्शन टू रिड्यूस प्राइस, ना ही प्राइस का रिड्यूस करने की जरूरत है, ना इंक्रीज करने की जरूरत है। राइट, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है, कि ऑप्शन टू अलॉट इक्विटी शेयर इन एक्सेस ऑफ द ऑफर्ड शेयर एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द 6 ब्रॉडर फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के 6 मेन ब्रॉडर फंक्शन कौन से हैं? ए बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर नेगोशिएशन, हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड कोऑपरेटिव विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये इसके फंक्शंस है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है प्रमोटिंग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करना, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज। तीसरा बोल रहा है यहाँ पे फैसिलिटेटिंग बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज। चौथा क्या कर रहा है, ओवरसीइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, या फिर यहाँ पे हैंडलिंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है? तो एक बार हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट हमें करेक्ट लग रहा है क्योंकि 6 के 6 ब्रॉडर फंक्शन बता रहा है किसके, डब्ल्यूटीओ के। दूसरा क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ फोकस करता है मल्टीलेटरल पे, ना कि यहाँ पे रीजनल एग्रीमेंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि रीजनल एग्रीमेंट्स की बात यहाँ पे करी जा रही थी, तो मल्टीलेटरल पे यहाँ पे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, फोकस करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा था कि फैसिलिटेट बायलेटरल ट्रेड। तो यहाँ पे हमने बात करी ना कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर नॉट प्राइमरी फोकस ऑफ द डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का बायलेटरल ट्रेड फोकस नहीं है मेन। ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कहता है ये भी रॉन्ग है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है हमारी, जैसे हमारे पेटेंट राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट बट नॉट इट्स एक्सक्लूसिव फोकस। ये यहाँ पे इसका एक्सक्लूसिव फोकस नहीं है, इसका पार्ट है। इसके फोकस क्या है यहाँ पे, ये 6 पॉइंट्स जो यहाँ पे बोले गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, providing a forum of negotiation, handling disputes, monitoring trade policies, offering technical assistance and cooperating with other international organizations। ठीक है, ये इसके मेन फंक्शंस हैं यहाँ पे। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि कंसीडर करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस एंड ओवरड्राफ्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इनको लेके स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट तो आप सबको पता है कि जितनी भी हमारी लिमिट है उससे ज्यादा जब हम विड्रॉ कर लेते हैं वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है, देखो जब यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स में कुछ यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है, मिसमैच हो जाता है, तो उस केस में जो है आरबीआई क्या करता है, स्टेट बैंक को, आरबीआई जो है स्टेट बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, ताकि वो इस चीज जो मिसमैच यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे देख सके। ठीक है, तो 90 डेज डेज के अंदर अंदर जो है यहाँ पे वापस करना होता है ये लोन। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन जो है आरबीआई देता है, उसको यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं। द वेज एंड मीन्स स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एंड नॉर्मल डब्ल्यूएमए, या फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि एसडीएफ जो है स्पेशल ड्राइंग
फैसिलिटी जो दी जाती है इज एक्सटेंडेड अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ फिर बोला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी ओवरड्राफ्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 14 consecutive वर्किंग डेज विद एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 36 डेज इन अ क्वार्टर। ठीक है, कि वो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है 14 consecutive वर्किंग डेज की रहती है, विद इन ओवरऑल लिमिट जो है वो 36 डेज की इन अ क्वार्टर जो है वो रहती है। या फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वीएमए इज फिक्स्ड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रेपो रेट, की वीएमए का जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है जो चार्ज करता है आरबीआई यहाँ पे इनसे वीएमएस से, वो रेपो रेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स रहता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं पहला ऑप्शन है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, दूसरा है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड थर्ड है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फोर्थ है यहाँ पे ट्रू 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 एंड फॉल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, द वीएमए स्कीम इंक्लूड प्रोविजन फॉर बोथ एसडीएफ एंड नॉर्मल वीएमएस। ठीक है, तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी देते हैं एंड नॉर्मल वीएमएस भी, इसमें दोनों ही फैसिलिटीज रहती हैं, तो यहाँ पे क्या है करेक्ट है। दूसरा कहता है एसडीएफ जो है यहाँ पे इज एक्सटेंडेड अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय द यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी यहाँ पे क्या लग रहा है करेक्ट लग रहा है, यस ये यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड यहाँ पे बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी ओवरड्राफ्ट इन द मैक्सिमम 14 consecutive वर्किंग डेज विद इन अ ओवरऑल लिमिट ऑफ 36 डेज इन ए क्वार्टर, तो ये भी यहाँ पे क्या है करेक्ट लग रही है स्टेटमेंट, यही चीज बोली जा रही है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेट है यहाँ पे वो वीएमए का फिक्स नहीं होता है, वो लिंक्ड होता है रेपो रेट के साथ ही, कि रेपो रेट में जो इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है वैसे ही वीएमए के इंटरेस्ट पे भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा था कि वो डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है, बट ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब इसके भी यहाँ पे हमें देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यस, ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू 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 एंड फॉल्स। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, होप आपको अच्छे से जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। So thank you very much for the day.